अच्छा आप छोड़ दीजिए, पुंछ हमला, आपके बस की नहीं है सच्चाई बात करनी। सर इतना बोल भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए कुछ छोड़ दीजिए। जी जी, मैं हूँ यासर मलिक। ये देखिए झूठ बोल रहे हैं, ये पाकिस्तानी ये मोदी आतंकवादियों के खिलाफ समर्थक एक शब्द नहीं एंकर, बोलेंगे ये। मोदी समर्थक एंकर सर मैं झूठ देश बोल रहा देश है। समर्थक हूँ, देश राष्ट्रवादी समर्थक हूँ। नहीं हो, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। लेकिन पहले लेकिन भाग दीजिए और उसके आपको बाद अपनी शहजाद ईमानदारी पूनावाला। के बारे में बताना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान की आपको ईमानदारी, यहाँ आप बताना पाकिस्तान की पड़ेगा ईमानदारी कि के फैन हैं आप शायद। देश के साथ निष्पक्ष हैं। गोदी मीडिया के सबसे बड़े एंकर यानी सबसे बड़े चाटुकार एंकर अमन चोपड़ा, जिसको आप लोग जानते ही होंगे, वो हर वक्त ऐसे मुद्दे उठाकर लाते हैं डिबेट के अंदर, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, देश में कोई मुद्दा बचा नहीं जिस पर वो डिबेट करें, बहस करें। और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो विपक्षी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्हें घेरते हैं और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता को भी बुलाते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता के लिए वो कुछ सवाल ही नहीं छोड़ते हैं और ना उन्हें कुछ बोलने देते हैं। साथ ही साथ जो पूरा काम है वो गोदी मीडिया के एंकर अमन चोपड़ा खुद ही कर लेते हैं। ऐसे ही एक डिबेट में गोदी मीडिया एंकर अमन चोपड़ा जब कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल पूछ रहे थे तो कांग्रेस प्रवक्ता आग बबूला हो जाते हैं और अमन चोपड़ा को एक्सपोज कर देते हैं, दलाल कह देते हैं, एजेंडा चलाने वाला कह देते हैं, जिससे अमन चोपड़ा की धज्जियां उड़ जाती हैं। अमन चोपड़ा जो है बौखला जाता है। तो आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। डिबेट में पूरा माहौल बन गया था, जो लड़ाई का माहौल था वैसा ही बन गया था, क्योंकि अमन चोपड़ा भर भर के दलाली कर रहा था। आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। चुनावों में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जब टीम ए हार रही है तो टीम बी पाकिस्तान से आप लोगों की मदद कर रही है। दुष्यंत नागर, अब देखिए पता नहीं वो टीम भी किसके लिए कह रहे हैं। हार तो भारतीय जनता पार्टी रही है। आज उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा की सीटों पे चुनाव था। आगरा और एटा को छोड़ दें तो साइकिल एक तरफा चल रही है। तो हार तो भारतीय जनता पार्टी रही है। और पाकिस्तान को कौन लाता है चर्चा में? भाजपा के लोग लाते हैं। कांग्रेस पार्टी या पूरे इंडिया अलायंस जो परिवार है, समूह है, गठबंधन है, उसके किसी मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कही गई है। कहीं कोई धार्मिक कोट नहीं है, किसी का कोई कथन नहीं है। मंगलसूत्र जैसी चीज़ें जो एक भावनात्मक रूप से जिनको भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनका कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी, जिसके सामने कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटियों का कोई जवाब नहीं है, वो ये इनके इन प्राकृतिक नहीं, लेकिन अभी जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दीपक जी ने जो कहा ना, सेल्फ गोल आप लोग करते हैं। अब ये क्या कहने की जरूरत थी? पाकिस्तान को क्लीन चिट की पुंछ में जो हमला, वो स्टंटबाजी है, बीजेपी ने कराया। किसने कहा? ये ठीक, ये किसने कहा आपको? चन्नी जी ने कहा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी के। भाई आपसे तो बड़े नेता ही हैं सर। नहीं, मैं तो कोई इतना बड़ा नेता भी नहीं। तो स्टंटबाजी कहना ठीक था? मैंने आप नहीं कहेंगे गलत था? मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देना ठीक है? नहीं, क्लीन चिट तो क्यों, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो गलत कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने? पाकिस्तान एक आतंकवाद को पोषित करने वाला कंट्री है और जिसने पूर्व में तो हमारे देश में ये सेल्फ गोल अनेक ऐसी घटनाएं की हैं कि जिनको भारत ने कभी उनको पसंद नहीं किया और उनके ऊपर हमेशा प्रोटेस्ट किया है। तो ये बयान गलत है? बयान उन्होंने क्या, आपने स्टंटबाजी, वो तो सबने सुना है। कहा दुष्यंत जी, आपको भी पता, उन्होंने बोला स्टंटबाजी है। अच्छा ये नहीं सुना, दूसरा बनाता हूँ। महाराष्ट्र के जो नेता हैं जिन्होंने कसाब को क्लीन चिट दे दी, हेमंत करकरे को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नहीं मारा, वो सही है? देखिए, जो उज्जवल निकम जी की बात कर रहे हैं ना आप, नहीं, मैं हेमंत करकरे साहब ने बार-बार बोला, सुन लो, आपने आप विषय छेड़ा है तो जवाब लो। जी। उन्होंने बार-बार कहा जब उस केस का ट्रायल चला कि वो फला आतंकवादी का, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, कि वो बिरयानी मांगता था। फिर जेल प्रशासन ने उस पर सफाई दी कि कभी नहीं कहा। हाँ। और वो पूरी तरह से झूठ था और ना जेल मैनुअल में बिरयानी जैसी कोई चीज होती है। फिर बाद में उज्जवल निगम जी ने भी कहा, हेमंत करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, हाँ या ना? सर सुन लो, दुष्यंत नागर जी बोल के जाइए यहाँ पर, वरना आप भी फिर वही हैं। हेमंत करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, हाँ या ना? पहले हेमंत करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, हाँ या ना? आपको हाँ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है? मैंने तो बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। हाँ? नहीं, आपके बोलिए हाँ। अपनी पहले जो बोल रहा हूं उस लाइन को कंप्लीट करूंगा। पहले मैं उस लाइन को कंप्लीट करूंगा। आप नेता पहले मेरे को रोके ना। नहीं सर, प्रभु पहले मुझे बोलने दें, जो मैं बोल रहा हूं लाइन पूरी करने दें, फिर मैं जवाब दूंगा। अरे
हेमंत करकरे भारत का शहीद है, उसके बारे में किसने कहा था महाराष्ट्र कि के नेता विजय। श्राप से मेरे श्राप से उनका देहांत हो गया, उनकी शहादत हो गई। वो कौन सी पार्टी का नेता था? छोड़ देते हैं। अमन दुष्यंत जी, मैं कह वर्मा रहा हूं- जी, अच्छा, आप छोड़ दीजिए, पुंछ हमला, आपके बस की नहीं है सच्चाई बात करनी। आप सच्चाई बात करिए। अब मैं बिरयानी पे बात कर रहा हूं आपसे। अरे बिरयानी के लिए खुद उज्जवल निगम ने शहजाद कहा पूनावाला आ मैंने झूठ चुके हैं, बोला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर इतना बोल भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए कुछ छोड़ दीजिए। जी जी सर, हेमंत कुछ करकरे छोड़ को दीजिए। पाकिस्तानी हेमंत आतंकवादियों ने मारा। करकरे भारत का शहीद है। उसको पाकिस्तानी यहाँ बैठे आतंकवादियों ने हुए मारा। ये भारत देखिए, के करोड़ों पाकिस्तान के लोग आतंकवादियों के उसका खिलाफ नहीं बोलेंगे सम्मान ये। करते हैं। ये पाकिस्तान और के आतंकवादियों के खिलाफ एक आतंकवादी शब्द नहीं रहे। बोलेंगे ये देखिए झूठ बोल रहे हैं। ये पाकिस्तानी ये मोदी आतंकवादियों के खिलाफ समर्थक एक शब्द नहीं एंकर, बोलेंगे ये। मोदी समर्थक एंकर नहीं, सर, मैं झूठ देश- बोल रहा देश है। समर्थक हूं, देश राष्ट्रवादी समर्थक हूं। नहीं हो आप। मतलब बहुत जो ही मोदी आपने- समर्थक है वो आपने- पाकिस्तान को गाली नहीं आपने देगा। बहुत ही जो ये बात पाकिस्तान को गलत गाली कहा है। देगा। मेरे मुंह में शब्द डालने का आपने प्रयास नहीं डाल किया रहा है। सर, आप पाकिस्तान के साथ है, मैं नहीं मैं डाल रहा। पाकिस्तान के माफी साथ भाई, नहीं हूं, माफी। मैं भारत के आप बोलिए- साथ हूं। आप और बोलिए पाकिस्तान के कृत्य की पाकिस्तान के मैं निंदा आतंकवादियों ने करता मारा। हूं और पाकिस्तान के आतंकवाद की नीतियों की मैं भर्त्सना करता हूं। नीतियों और की नहीं। पाकिस्तान ने जो भी हमारे करकरे लोगों को को मारा। शहीद किया, हेमंत हेमंत करकरे करकरे समेत जितने पुलिस समेत अधिकारियों तालियां को भाई, दुष्यंत शहीद नागर जी की किया, तालियां भाई। उन सब की मैं निंदा चलिए, करता हूं। अब आज डिबेट और में पहले तो चन्नी जी के बयान को गलत बोला, दूसरा महाराष्ट्र के नेता विजय जी के बयान को गलत बोला। अभी आगे बहुत सारे बयान है सर, मैं आऊंगा। मैं जानता हूं आप ईमानदार आदमी, आप पाकिस्तान के साथ नहीं है, मजबूरी हो मैं सकती तो है पार्टी ईमानदार की, हूं, लेकिन पहले भाटी जी और उसके आपको बाद अपनी शहजाद ईमानदारी पूनावाला। के बारे में बताना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान की ईमानदारी- यहाँ आप बताना पाकिस्तान की पड़ेगा ईमानदारी कि के फैन हैं आप शायद। देश के साथ निष्पक्ष हैं या आप एक राजनीतिक दल का एक नेता का गुणगान और कुछ है नहीं आप लोगों के पास। नहीं, आपसे आपके घर में पास आपकी कुछ बीवी है भी नहीं। सवाल पूछ लेगी, उसको भी बीजेपी का नहीं, कार्यकर्ता नहीं, बता देंगे आप। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं भाटी जी, है। जो राजकुमार सर, आपसे सवाल पूछना ये नहीं होता कि जो सवाल पूछ ले बीजेपी का ही है, ऐसा नहीं होता है। राजकुमार आप भाटी जी, यहाँ राजकुमार दूसरे- भाटी जी, नहीं, क्या आप किसी को उसका चल, जवाब एक मिनट। पूरा नहीं करने माइक देते, है सर बीच आपके में पास? घुस जाते हैं। फिर मैं शहजाद भाई आपके ये पास आ रहा हूं। तरीका है क्या राजकुमार आपका? भाटी, क्या आपको भी यही लग रहा है जो सवाल मैंने दीपक जी से पूछा कि 3 चरणों के बाद अब ये जो मुद्दे आ रहे हैं, चाहे मंगलसूत्र है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे मुस्लिम आरक्षण है, कहीं ना कहीं हाथ में मुद्दा आप ही लोग देते हैं। जैसे कांग्रेस ने दिया, आज शायद समाजवादी पार्टी ने दिया, रामगोपाल जी ने कहा ये बेकार का मंदिर है। राम मंदिर, ये तो गलत है ना सर भाटी जी? नहीं, जिस दिन से चुनाव शुरू हुए हैं और मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो रैलियां कर रहे हैं, जो उनमें भाषण दे रहे हैं, वो सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाकर सुन सकता है। मेरे नेता बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, जो किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, फौज में स्थायी भर्ती होनी चाहिए, जो शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्गों के साथ अन्याय हुआ है वो होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी क्या मुद्दे उठा रहे हैं? आपके पास 2 भैंस हैं, ये कांग्रेस 1 भैंस छीन लेगी। आपके पिता ने 4 कमरे का मकान बनाया था, 2 कमरे छीन लेंगे। ये हमारी बहनों के मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, मुसलमानों में बांट देंगे, हमारी प्रॉपर्टी बांट देंगे। कल को मोदी जी ये भी कह सकते हैं कि जिसके 4 बेटे हैं 2 बेटे कांग्रेस ले जाएगी। पता नहीं क्या एक देश के प्रधानमंत्री, एक गरिमापूर्ण पद होता है, वो इतनी बौखलाहट किस बात की? और एक बात और मैं जिम्मेदारी के साथ कह दूं, आप चेक कर लेना, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हुआ। 19 अप्रैल तक मोदी जी की भाषा संयमित थी, वो कुछ कुछ मुद्दों पर बोल भी रहे थे, लेकिन 19 अप्रैल की जब ये रिपोर्ट आई कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता निकला ही नहीं है, मतदाता में उदासीनता है, वोट परसेंटेज कम हुआ है, तो मोदी जी ने पूरी तरह सांप्रदायिकता को केंद्र में ले आए और सांप्रदायिक करना शुरू कर दिया। अब कभी पाकिस्तान उठा लेता। अब ये कितना हास्यास्पद है, चाहे कोई भी कहे, गलत बात कोई भी कहे, मैं कहूं कोई और कहे, ये कितना हास्यास्पद है कि कांग्रेस कानून बदल के मंदिर हटा देगी। इस मंदिर को कोई हटा सकता है क्या? इस पहली बात तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बना है, देश के करोड़ लोगों की उसमें आस्था है और किसी के भी धर्म स्थल को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल मुझे हास्यास्पद और ये बौखलाहट में उठाए अच्छी बात है, बयान लगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बस एक रामगोपाल यादव बेकार का मंदिर है। राम गोपाल जी ने मंदिर पे सवाल नहीं उठाया, मंदिर के नक्शे पे उठाया, नहीं, उसकी उन्होंने बोला ये वास्तु बेकार शास्त्र का पे मंदिर है। उठाया। नहीं, बेकार उनका का पूरा मंदिर है। बयान एक लाइन काट के सुनवा अच्छा, दी नहीं, उन्होंने। और हमारा ये न्यूज़ 18 के और ये ही थे। राम गोपाल जी ने नहीं उठाया, ये पहले हमारे शंकराचार्य भी उठा चुके हैं जी। और अन्य कई अच्छा, जो धर्म वास्तु शास्त्री, गलत है, मंदिर सही है। क्योंकि हमें तो देखो धर्म के शास्त्रों का ज्यादा भाटी जी, ज्ञान है नहीं, मैंने न इसलिए वास्तु शास्त्र पहले का आपको ज्ञान बोलने दिया, आप सवाल जवाब मैं कर तो लेते हैं। मुझे वो उनका जो भाटी एक जी, मैं को शहजाद के अब सवाल जवाब कर लेते हैं। वास्तु गलत है, मंदिर सही है। उन्होंने ऐसा ही कहा, नहीं, उनके मैं भाव आपसे यही पूछ रहा हूं, है। अरे
पार्टी मैं उन्हीं तो पार्टी के अकबर प्रवक्ता हैं इलाहाबादी का एक शेर अपने लिए बोल देता सर, हूँ शेर वेर मत कि पढ़िए, मैं सवाल का जवाब दे दीजिए मजहबी ना, बहस भाटी मैंने जी। की ही नहीं, तो इतनी मजहबी- अकल मुझ में थी ही नहीं। तो आपके रामगोपाल जी तो में मुझे बहुत अकल है। इतनी समझ है नहीं, मैं आपको मैं चुनौती राजनीतिक देता मुद्दों हूँ पर जवाब दे सकता भाटी जी, हूँ। मैं चुनौती दूं आपको, किसी बताइए। मस्जिद के लिए कह सकते हैं बेकार की मस्जिद है? नहीं, किसी मस्जिद का अगर नक्शा गलत होगा तो कोई भी कह सकता कह सकते हैं बेकार की इसमें क्या मस्जिद। दिक्कत है? बेकार की जिनकी मस्जिद। मस्जिद है वो कहें, तो वो तो मंदिर जिनके तोड़कर मंदिर है, बाबरी वो बनी तो मंदिर कह के देते बारे में बेकार की चिंता बाबरी जाहिर है। करें। हमारे मंदिर शंकराचार्य तोड़कर बाबरी बनी कह देते बेकार की बाबरी है। नहीं कौन नहीं मंदिर तोड़कर बाबरी बनी, एक देखिए बार कह दीजिए अमन जी, बेकार की बाबरी थी। अब आप जबरन नहीं ना उस सर। विषय पे लेके आ रहे हैं, सर, सांप्रदायिक विषय पे। अच्छा, आपके मैं सवाल पूछूं सांप्रदायिक, नहीं, आपके नहीं, नेता आप पूछिए, आपके नेता पूछिए, बयान दे आप दे वो खूब सेकुलर पूछिए। जी। लेकिन- शहजाद पूनावाला सवाल ये जो मैंने दीपक जी से भी पूछा, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई 2-3 चरणों में ना मामला थोड़ा टाइट हो गया, इसलिए इस तरह के मुद्दे लाने की कोशिश की जा रही है। शहजाद पूनावाला। देखिए, सबसे पहले तो भाटी जी बोलते बोलते क्या कह गए, वो बोलने लगे कि अगर प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं कि आपके 4 बेटे हैं तो कांग्रेस आपके 2 बेटे ले जाएंगी। अरे, कांग्रेस को किसी और के बेटे बेटियों की चिंता होती तो ये स्थिति में नहीं होती। भाटी जी, प्रॉब्लम ही ये है कि आपको एक बेटे के अलावा ना समाजवादी पार्टी को, ना लालू की पार्टी को, ना कांग्रेस की पार्टी को, ना स्टालिन की पार्टी को एक बेटे के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। यही तो दिक्कत है। हम देश के बेटा बेटी को आगे ले जाना चाहते हैं। आप एक बेटे को लॉन्च करने के चक्कर में कितने ही बार क्रैश होते जा रहे हैं, परंतु आप समझ नहीं पा रहे। छोड़ दीजिए इस बात को। आते हैं ओबीसी और पत्रकारिता, दोनों की बात की दुष्यंत भाई ने भी और हमारे राजकुमार भाटी ने भी। संयोग से आज जिस व्यक्ति के मैं ऐसे, क्योंकि मैं जल्दबाजी में आ गया, पैर छूता हूं, दीपक चौरसिया बैठे हैं यहाँ पे, खड़े यहाँ पे। ये दीपक चौरसिया ओबीसी समाज से भी आते हैं और देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में से है। आपको पता है इनकी अच्छी खासी डीडी में नौकरी थी। जब राहुल गांधी की सरकार आई तो पहला आदेश ओबीसी पत्रकार को हटाने का दिया गया तो वो दीपक चौरसिया जी थे। बताइए इनके लिए न्याय यात्रा कब निकलेगी? कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैं चाहता हूँ राजकुमार मैं भाटी, जवाब क्योंकि दूंगा। ऐसे मेरी बात सुन लीजिए। जी, जी। क्योंकि देखिए, मेरे OBC व्यक्तिगत मित्र भी है। जी, वो देंगे, डिबेट जवाब डिबेट जो भी हो, जवाब दीजिएगा, एक एक करके। दुष्यंत जी और राजकुमार भाटी जी, मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, ये दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं अच्छे मित्र होने के नाते आज सवाल पूछना चाहता हूं। आज राजकुमार भाटी जी, एक बात बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक ओबीसी पत्रकार को, जिसकी नैतिकता पर, प्रामाणिकता पर और जिसकी पत्रकारिता पर एक सवाल नहीं खड़ा होता है, उसको निकालने का महापाप किया, तो आप ओबीसी करते हैं। इनके लिए एक वाक्य बोलेंगे क्या कि कांग्रेस ने गलत किया? भी बोला क्या था, दुष्यंत नागर जी, दीपक सीधा जी ने सवाल भी एक 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 करके चैनल भाई, में बोला था। क्या और सीधा अभी सवाल भारतीय दुष्यंत नागर जनता जी, पार्टी के क्या प्रवक्ता ने भी कांग्रेस बोला पार्टी है मुसलमानों कि को दीपक आरक्षण चौरसिया देगी? जी के साथ में अन्याय हुआ। दीपक चौरसिया ओबीसी थे, इनको नौकरी नहीं से है, निकाल दिया। अभी भी है, थे नहीं। नहीं, मैं तो इनको मानता नहीं, क्योंकि शायद यहाँ उपस्थित कम लोगों को जानकारी होगी। अखिलेश जी बोल रहे हैं सुन कि लीजिए OBC ना। गिनो गिनो, आप मुझे सुन मानते तो ही नहीं, लीजिए, सुन जानते तो ही लीजिए। नहीं। अरे ये तो सुनते ही गजब नहीं है। है आप। बड़े दुख की बात है और बहुत शर्मनाक भी है। आपको जानकारी है ओबीसी होने के लिए 8 लाख से कम आय होनी चाहिए। आप क्रीमी लेयर के हैं, क्या आपकी 8 लाख रुपए वार्षिक आय है? आप ओबीसी नहीं का है, बेनिफिट लेने के लिए 8 लाख की ओबीसी सीमा नहीं होती है। OBC आप होने झूठ के बोल लिए रहे नहीं। हैं अच्छा, और नागर पूरे जी, देश में नागर नैरेटिव जी, बनाने का नागर जी, एक प्रयास मिनट, कर। सुनिए ना, और बेनिफिट लेने के लिए वो मैं- सीमा है, नहीं, ओबीसी होने के लिए सीमा नहीं है प्रभु। बीसी जाति के आधार पर पिछड़ा मंडल वर्ग, जी ने बैकवर्ड identify क्लास किया। है, ये ओबीसी नहीं है। अच्छा, बता दीजिए आपके 8 लाख से दीपक कम जी आय आप है क्या है क्या? अब ये बताएंगे। ठीक है सर, माफ कीजिए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, भारत का संविधान बताएगा। माफी के आप साथ झूठे मैं सिर्फ OBC इतना कहना हैं। चाहता हूँ, माफी के साथ में सिर्फ- ओबीसी नहीं है। अच्छा, मैं ओबीसी दिखाइए अपनी आय प्रमाण पत्र, 8 लाख से कम है क्या? मेरी या प्रमाण पत्र शो कर दीजिए। सर्टिफाई कर और दिया जिस कि मैं तरीके ओबीसी से नहीं अमन हूँ। जी- वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें। आप देख ही रहे हैं गोदी मीडिया के एंकर अमन चोपड़ा किस तरीके से जो है डिबेट करते हैं और किस तरीके से मुद्दों को भटकाते हैं और कौन से मुद्दे पर डिबेट करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। बहुत बड़े पत्रकार हैं और दीपक चौरसिया भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो तीनों विद्वान लोग हैं मेरे अलावा। मैं एक साधारण आदमी हूं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन या तो आप भूल रहे हैं या जानबूझ कर घुमा रहे हैं बात को। ओबीसी में मुसलमान पहले से ही शामिल है। ओबीसी को आरक्षण जो वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में उस समय जो सिफारिशें स्वीकार की थी मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिला। और उस मंडल आयोग की रिपोर्ट में मुसलमानों की 80% जातियां पहले से ही शामिल हैं। तो ये सवाल ही बेबुनियाद है कि ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमान को दिया जाएगा। ये जो ओबीसी का आरक्षण है वो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुसलमान को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की तो बात, भाटी जी कांग्रेस डिनाई क्यों नहीं करती है? अब ये तो कांग्रेस से पूछो आप। तो बस वही तो मैं मेरा सवाल समाजवादी था। पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मैं आप- अपनी बात कह सकता हूं। जी, तो आपने लेकिन जवाब जी। एक बात और कह दूं मैं, और शहजाद भाई से उसका जवाब भी ले लेना।
आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस चुनाव में साफ साफ कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। अगर इन्हें इस बात पे ऐतराज है तो तेलुगु देशम पार्टी इनके साथ गठबंधन में है, एनडीए में है, ये उसे गठबंधन से बाहर निकालें और उसका खंडन करें। तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपने देखा कैसे गोदी मीडिया के एंकर अमन चोपड़ा जो है सवाल पूछता था और सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे केबीसी का शो चल रहा है, हाँ या ना में जवाब दो। ये कोई डिबेट करने का तरीका नहीं होता है और जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं ये कोई तरीका भी नहीं होता है सवाल पूछने का। आपने पूरी डिबेट देखी होगी, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से एंकर आज के तौर पर डिबेट करते हैं, किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ताओं को छोड़कर बाकी अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं से बहस करते हैं, जबकि बहस करना चाहिए जो सत्ता में सरकार है उसके प्रवक्ता से, लेकिन नहीं विपक्ष के प्रवक्ताओं से बहस की जाती है। और अमन चोपड़ा का मुद्दा भी क्या होता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर आधारित होता है, क्योंकि देश के मुद्दे को उन्हें लेना देना है नहीं, उनके लिए तो कोई देश का मुद्दा ही नहीं है। बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और किसान और जो तुम्हारे बिजली पानी, ये कोई मुद्दा उनके लिए नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उनको बचा है, जिस पर वो हमेशा डिबेट करते रहते हैं और हमेशा एक्सपोज होते रहते हैं। हमेशा उनके ऊपर जो है कोई ना कोई प्रवक्ता धज्जियां उड़ाकर चला जाता है। तो आपने पूरी डिबेट देखी, आपको डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय जरूर बताकर जाइए। और अमन चोपड़ा की जो एंकरिंग है उसके बारे में आप क्या कहते हैं उसके पर भी अपना जवाब जरूर देकर जाइए। और अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें।